नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य पेपर की बैकग्राउंड के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड यह एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर की सारी जानकारी जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछी जा सकती है, उसको एक साथ संग्रहित करने की कोशिश की है। ये पेपर का बैकग्राउंड तैयार करेगा। मुझे उम्मीद है आप इसे सीरियसली देख करके अपने नोट्स तैयार कर लेंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी है उसे आप पूरी तरीके से अपने मन में बसा लेंगे, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जो कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाए आप हमेशा जवाब दे सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ वीडियो पहले अपलोड हैं, उन्हें देख लें। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी। कंप्यूटर, जिसे कि हम हिंदी में संगणक कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अपनी मेमोरी में स्टोर किए गए, संरक्षित किए गए इंस्ट्रक्शन निर्देशों के अनुसार काम करता है। सो होल कंप्यूटर हैज थ्री पार्ट। अगर कंप्यूटर के पार्ट्स की को हम देखें तो कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा जा सकता है: इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो सबसे पहले अब हम इनपुट पे बात करेंगे। तो इनपुट है क्या? इनपुट मींस थ्रू विच वी गिव कमांड टू कंप्यूटर। एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें आएंगी? क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इसमें से इनपुट कौन सा नहीं है। वो तीन इनपुट देगा और एक कोई आउटपुट या स्टोरेज या अदर डिवाइस दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा इनपुट नहीं है, या बाकी चीजों में एक इनपुट डालकर कहेगा इनमें से कौन सा इनपुट है। तो आपको समझना है कि इनपुट कौन कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है जिससे हम फोटो को स्कैन करते हैं, ट्रैक बॉल आता है जिससे कि हम जो कंटेंट है उसको ट्रैक करते हैं, जॉयस्टिक ये गेमिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देने में होता है, लाइट पेन जिससे कि हम मार्किंग करते हैं, या उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसको जो हम रीडिंग करने के लिए यूज करते हैं, माइक्रोफोन होता है जिसमें कि हम ऑडियो डिवाइस इनपुट करते हैं, बायोमेट्रिक रीडर होता है जिससे कि हम अपनी फिंगरप्रिंट्स या बाकी चीजों को करते हैं, जैसे मोबाइल के पीछे जो सेंसर लगा होता है वो बायोमेट्रिक रीडर होता है जिससे कि वो आपकी फिंगर से इंस्ट्रक्शन पाता है। बारकोड रीडर ये हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से किसी यूनिट की आइडेंटिटी पहचानता है। मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रीडर ये एटीएम कार्ड वगैरह में लगा होता है, जो कि एटीएम कार्ड के पीछे लगी काली पट्टी को रीड करता है। टच स्क्रीन, जैसे कि मोबाइल हमारे टच स्क्रीन होते हैं, हम मोबाइल में टच स्क्रीन के माध्यम से उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। ग्राफिक टैबलेट होते हैं जो कि जिन्हें हम पेन टैब के तौर पर भी जानते हैं। और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है जो हम टच स्क्रीन में पेन के माध्यम से जब कभी लिखते हैं। वेब कैम होता है जिससे कि हम अपनी पिक्चर्स को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं या पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये 15 टाइप ऑफ हमारी इनपुट डिवाइस हैं। अब हम सेकेंड यूनिट पे बात करेंगे। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोलते हैं। एएलयू होता है दूसरा है, जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट में दो तरीके की, एक सीपीयू होगा, एक एएलयू होगा। अब इसमें सीयू और एमयू यानी एक कंट्रोल यूनिट होगा और एक मेमोरी यूनिट एमयू होगा। अब जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का काम इंस्ट्रक्शंस को भेजना है। सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, मेमोरी जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी स्टोरेज, ये सारी चीजें हमारी सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सम ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ बॉक्स। यानी पूरा सीपीयू का हमारा जो पोर्शन होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस होती हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और जब हम सीपीयू की बात करें, जो प्रोसेसर है वो हमारा एक अलग यूनिट होता है। तो अब तीसरे नंबर पे हम आउटपुट की बात करें तो कंप्यूटर से जो हमारा इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो हमारा आउटपुट के माध्यम से हमें पता चलता है। इसको हम जिस भी तरीके से पा सकते हैं उनके टाइप नीचे दिए हैं। ऑल पॉइंट थ्रू विच वी कैन एक्वायर कंटेंट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। हर वो माध्यम जिससे हम कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन पाते हैं उसे हम
आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर जिसमें कि हमें डेटा इन फॉर्म दिखाया जाता है, प्रिंटर जिससे कि हम रिटन फॉर्म में डेटा लेते हैं, प्रोजेक्टर जो कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है या टेबल प्रोजेक्टर होता है, और प्लॉटर जिससे कि हमारी कोई चीज इसके प्लॉट होती है, और स्पीकर्स जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन ऑडियो के रूप में मिलती है। तो इस तरीके से 5 हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कौन-कौन सी हैं? तो यूनिट बाय व्हिच वी कैन स्टोर, शेयर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। इसमें फ्लॉपी डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता है, सीडी रोम आता है, पेन ड्राइव आता है, और इसी तरीके से इन्हीं में से हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाते हैं। तो आपका काम इन सभी को इन्फॉर्म्ड रूप में तैयार करना है, चूंकि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात है तो फर्स्ट जनरेशन जो थे जिनमें कि वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, ये 1945 से लेकर 1955 के टाइम पे थे। सेकेंड जनरेशन जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, इसे 1955 से लेकर 1964 तक लेके चला। और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें आईसी आने लगी, इसमें 1964 से लेकर 1974 तक का टाइम रहा। फोर्थ जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स हैं जिनमें कि प्रोसेसर बहुत छोटे फॉर्म में आ गया, और यहीं से डेस्कटॉप वगैरह की इमरजेंस हुई 1975 से लेकर 1985 तक। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, ये जनरेशन के कंप्यूटर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के रूप में जाने जाते हैं। ये 1989 से लेकर के अभी तक चल रहे हैं। तो अब आपको 2 तरीके के कंप्यूटर और डिफरेंट टाइप में हर जगह कंप्यूटर की डिवाइसेस मिलेंगी। लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में आपको अच्छे से पता ही है। तो अब हम टाइप ऑफ प्रिंटर्स पे बात करें आउटपुट डिवाइसेस में। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें कि निशान बनता है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डाइसी, विंटर में आपका प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर होते हैं। अब डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की जो डिवाइसेस हैं उनका डिवीजन किस तरीके से किया जा सकता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी अगर हम सिस्टम की यूनिट्स को देखें तो इनके आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहली डिवाइस हार्डवेयर के तौर पर जानी जाती है। तो जितना भी कंप्यूटर का पार्ट हमें बॉडी से टच होता दिखता है, यानी हम सेंसर्स के द्वारा जिसे देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर यूनिट्स होती हैं दैट कैन बी सीन एंड फेल्ट बाय सेंसर्स लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर्स। सॉफ्टवेयर सेकंड पार्ट है जिसमें कि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर नीडेड टू बी इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वो सिस्टम, वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में डॉस, डीओएस और विंडोज, लाइनक्स एंड यूनिक्स करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें हमारी चीजों को चलाने में मदद करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमें किसी तरीके की विशेष योजना या कार्य बनाने में काम करते हैं। जैसे कि अगर आप फोटो वगैरह को एडिट करना चाहते हैं तो कोरल ड्रॉ, या जो आपका ये एडोब फोटोशॉप होता है, ये हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कि ह्यूमन वेयर कहलाता है। तो ह्यूमन वेयर यानी मानवीय संसाधन है। एनीवन हु वर्क ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड ह्यूमन वेयर। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन वेयर, ये 3 कंप्यूटर डिवीजन हो जाएंगे। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब वो प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली हम काम जब करते हैं तो उन्हें हम यूज करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में फाइल कंप्रेसर होता है, इंस्टॉलर होता है, डिस्क स्कैनर है, स्क्रीन सेवर है, प्रिंट स्क्रीनर है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। अब टाइप ऑफ मेमोरी को, अगर हम मेमोरी पर क्वेश्चन देखें, मेमोरी के पार्ट को देखें, तो मेमोरी में क्या क्या आता है? तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रीड ओनली मेमोरी रोम होती है। तो जो ये रैम है ये आपकी वर्किंग मेमोरी होती है, और रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होती है।
अब सेकेंडरी मेमोरी में जो एक्सपेंशन के तौर पर हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें हम फ्लॉपी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क यूज़ कर सकते हैं, डीवीडी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं और पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और इन्हीं को हम ट्रांसफर डिवाइस के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के फुल फॉर्म दिए हुए हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 4 बिट इक्वल टू 1 निम्बल होता है, 4 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होगा, 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी होगा जिसे हम किलोबाइट बोलेंगे, 124 केबी इक्वल टू 1 एमबी यानी मेगाबाइट होगा एंड 124 एमबी इक्वल टू जीबी होगा और 124 जीबी इक्वल टू 1 टीबी होगा और 124 टीबी इक्वल टू 1 पीबी होगा। तो आपको केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी याद रखना है जिससे कि सीरीज आप बना सकें। इसी में अगर वो उठा करके कुछ और नाम डाल देता है, सपोज दैट वो इसमें एचबी डाल दे, तो एचबी हमारी मेमोरी यूनिट नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगला, हाई लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर की कौन कौन सी हैं? तो सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा और फोर्ट्रॉन, इनको हम हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में परिवर्तित करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैंने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। अब हम कुछ फुल फॉर्म को देखेंगे। तो भीम का क्या मतलब है आप जानते हैं, ये पेमेंट सिस्टम है। तो भारत इंटरफेस फॉर मेमोरी, ये भीम का फुल फॉर्म है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल है होता है। विंडो ओपन करने के बाद डेस्कटॉप में सबसे नीचे पट्टी जो आती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सबसे ऊपर जहां फाइल का नेम होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, हेल्प बटन आदि लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा MS वर्ड पे जब हम काम करते हैं तो फॉर्मेट हमें दिखता है, इंटरफेस दिखता है। अब हम कुछ फाइलों के एक्सटेंशन देखेंगे कि यानी किस तरीके की फाइल में कौन सी चीज लिखी होती है। तो .txt का मतलब टेक्स्ट फाइल है। .jpg और jpeg इक्वल टू इमेज फाइल होगा। .wav इक्वल टू साउंड फाइल होगा। अगर AVI लगा है .avi, ये ऑडियो एंड वीडियो फाइल होगा। .zip लगा है, इसका मतलब वो कॉम्प्रेस्ड फाइल है। .xls अगर है तो ये MS एक्सेल फाइल है। अगर DOC लिखा है डॉट के बाद तो वो डॉक्यूम MS वर्ड की फाइल है। PPT अगर लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट की फाइल है वो। तो इस तरीके से इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अब हम शॉर्टकट्स देखते हैं जो MS वर्ड में यूज किया जा सकता है। तो कंट्रोल A अगर हम यूज करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल N कहते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आता है। कंट्रोल O का मतलब है डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम इसे यूज करते हैं। कंट्रोल S का मतलब डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल P का मतलब प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस X ये कट के सिलेक्टेड आइटम को कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेस्ट, इसमें प्लस आपको दबाना नहीं होता, ये आपको याद रखना है। कंट्रोल के बाद आप Z दबाएंगे, कंट्रोल के बाद आप V दबाएंगे, कंट्रोल के बाद आप X दबाएंगे। मैंने इसको कंट्रोल LX ना आप पढ़ें इसलिए कंट्रोल प्लस X लिखा है। तो कंट्रोल प्लस V को पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस Z को अंडू करने के लिए। जो चीज आपने अभी करी है अगर वो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस Z से। और अगर की हुई चीज, इरेज की हुई चीज आपको फिर से लानी है तो कंट्रोल प्लस Y रीडू दोबारा करने के लिए आ जाएगा। कंट्रोल F फाइंड करने के लिए आता है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू इटैलिक के लिए आता है, सिलेक्टेड वर्ड को इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल प्लस B बोल्ड और सिलेक्टेड वर्ड को करने के लिए आता है। कंट्रोल प्लस U ये अंडरलाइन करने के लिए आता है। तो ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टकट्स है। अब MS एक्सेल में आपको याद रखना है कि हमारे पास 1,48,576 रोज होती हैं और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 3,16,384 कॉलम्स होते हैं MS एक्सेल फाइल में। अब MS एक्सेल की शॉर्ट
की क्या है, तो अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करते हैं तो ये एमएस एक्सेल सीट के अंतिम सेल पर ले जाने के लिए आप पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस प्लस अगर आप करते हैं तो इंसर्ट के लिए आएगा। कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे अगर आप, यानी कंट्रोल के बाद माइनस दबाएंगे तो सेल को डिलीट किया जाएगा। कंट्रोल प्लस के दबाएंगे तो हाइपरलिंक क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। अब टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ नेटवर्क में हमारे पास 3 नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। अब इसमें हमारा लैन जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी किसी कंपनी, किसी सिस्टम, किसी इंस्टीट्यूट में पर्सनल किसी निश्चित एरिया के लिए जो नेटवर्क यूज किया जाएगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो ओपन एरिया के लिए आता है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को देख लेते हैं। एफटीपी का मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एनएनटीपी का मतलब है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब उसके बाद पीओपी का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच संदेश को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस एक चीज होती है, ये याद रखिएगा, ये साइबर यूज के लिए होती है जिसमें हर कंप्यूटर को एक विशेष आईपी दी जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल में आईपी एड्रेस होता है। अब www को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इससे वेब पेज बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। याद रखिएगा, इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसके प्रथम संस्करण का नाम अर्पानेट था। तो अब इसे आप याद रखेंगे। .गवर्नमेंट एक्सटेंशन सरकारी वेबसाइट के लिए यूज होता है, यानी अगर किसी भी फाइल के बाद में .गवर्नमेंट लगा है तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड वेबसाइट है जिसमें कि ये चीज दी गई है। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसे हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं। और वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी बिना वायर के आपको संपर्क बनाने के लिए इसे हम कहते हैं। इसे इंटरनेट द्वारा रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है। इसकी रेंज 20 मीटर से 250 मीटर तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का नाम होता है, ऐसी कंपनियां जो आपको इंटरनेट सुविधा प्रदान करती हैं। आईपी एड्रेस एक विशिष्ट पहचान जो इंटरनेट के किसी विशिष्ट कंप्यूटर को दी जाती है। इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स अब हम स्टडी करेंगे। तो वेब में यानी डेटा को सर्व करने के लिए हम कौन कौन से ब्राउजर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर है, चूंकि ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है या इनमें से कौन सा ये सर्च इंजन नहीं है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा और गूगल क्रोम, और इसके साथ साथ एक सफारी ब्राउजर भी था, अब शायद उसे ओपेरा में ही मर्ज कर दिया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सर्च इंजन हमारे कौन कौन से हैं, याद रखिएगा ये ब्राउजर्स हैं, ये सर्च इंजन है। तो गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, आक्स.com, खोज और चाचा.com, इनका प्रयोग करके हम डेटा को सर्व करते हैं या नेट पे किसी डिटेल को या इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने 1960 में किया था, इस बात को आपको याद रखना है। सोशल नेटवर्किंग साइट में कौन कौन सी साइट्स हैं, तो फेसबुक, क्लासमेट, plus.google, इंस्टाग्राम, लाइक्डइन, पिनिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब जैसी साइटें प्रमुख हैं। मैं यहाँ पर सारी साइटों के नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि आई थिंक 1000 से भी ऊपर ऐसी साइट्स होंगी जिनमें कि इंटरनेट लेवल पर आप सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं या आप इंफॉर्मेशन वॉच कर सकते हैं। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है। क्यूआर कोड का मतलब क्विक रिस्पांस कोड होता है। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा होता है। पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल होता है। एनईएफटी ये मॉडर्न ई बैंकिंग सिस्टम का एक ट्रेंड है जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं। इसमें अधिकतम 50,000 तक का लेन देन किया जा सकता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आईएफसी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है।
आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ई वॉलेट्स, हमें मोबाइल में ई वॉलेट्स कौन-कौन सी होती हैं? पेटीएम, मोबीक्विक, ऑक्सीजन, सिट्रस, फ़ोन पे, गूगल पे, इट्स कैश, एसबीआई बडी। ऐसे ही हर बैंक ने अपने खुद के अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हैं, जैसे पीएनबी वन हो गया, आईबीपीएस हो गया। तो इस तरीके से इनमें और भी नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन प्रमुखतया इनको आप याद रखें। अब बात आती है वायरस क्या होता है? ये प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। टाइप ऑफ वायरस में मालवेयर सबसे पहला यह प्रोग्राम होता है जो यूजर के बिना पता लगे चुपचाप कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, यानी इसमें आपको जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर स्टोरेज सिस्टम में आपकी फाइल को डैमेज करता है। वॉर्म ये एक प्रोग्राम होता है जो स्वयं की कॉपी कई बार बनाता है जब तक कि डिस्क की मेमोरी नहीं भर जाती, यानी अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है और बहुत सारी डिस्क भर गई है, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में वॉर्म क्रिएट हो चुका है। वो अपनी इतनी फाइलें बना डालता है कि हर जगह पर एक डुप्लीकेट फाइल क्रिएट हो जाती है और ऐसे में मेमोरी ओवरलोड हो जाती है। ट्रोजन हॉर्स ये एक प्रोग्राम होता है जो बिल्कुल सही प्रोग्राम की तरह लगता है, लेकिन इसे शुरू करते ही कंप्यूटर धीमा होता है, यानी E.exe की जो एप्लीकेशन आपकी फाइल्स होती हैं, उनमें ये चीज़ होती है। अगर वो करप्ट फाइल है, ट्रोजन हॉर्स फाइल है, तो वो अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो कंप्यूटर के सिस्टम को क्रैश करने का काम करती हैं और आपका कंप्यूटर सिस्टम धीमा हो जाता है। ट्रोजन ये हार्स स्वयं की कॉपी नहीं बनाता। वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रोग्राम की तरीके होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक कंप्यूटर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटर तकनीक पर आधारित है। एजुकेशन में किस तरीके से हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस मिलने चाहिए। तो इसे पूरी तरीके से तैयार करें और हमारे साथ रहें, जिससे कि हम आपकी तैयारी को थोड़ा-सा गति दे सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।